प्रणाली पर आते हैं। मैंने उनका परिचय आपको पहले दे ही दिया है। तो विषय है हिमालय क्षेत्र में जलवायु संकट। ओवर टू रघु तिवारी। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देरी में भी बातचीत के लिए और हमें सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं सुरेश भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा। हालांकि उनसे माफ़ी भी मांगूंगा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कुछ लिख के लेके आऊँ ताकि वो छाप सकें, और मैं सामान्यतः मौखिक पद्धति का व्यक्ति हूँ। मैं चिंतन पर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, लेखन पर थोड़ा कम रखता हूँ। शायद वो जानते हैं। मुझे संपत सरल की एक बात याद आ रही है। वो कहते हैं जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा हो और सुनने वाला जानता हो कि ये झूठ है, तो वो फिर झूठ नहीं होता है। जब इन्होंने मुझसे कहा था, जानते थे मैं नहीं लिखूँगा, तो मुझे कुछ ऐसी बात लग रही है। और हम क्योंकि हम एक छोटी टीम में हैं, मुझे लगता है कि वार्तालाप की पद्धति में थोड़ा बातचीत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का संकट क्या है। और जलवायु परिवर्तन का संकट वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, वो पूरी हमारी कायनात के लिए है, पूरी दुनिया के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के संकट से बच जाएं और हिमाचल वाले उस संकट से पीड़ित हो जाएं। ये संभव नहीं है। और इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कितना व्यापक है। क्योंकि जब हम ये सुनते हैं कि अमेज़न के जंगलों के नष्ट होने से उसका प्रभाव एशिया के वर्षा पर पड़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इस समस्या का, जो भी समस्या है, उसका प्रभाव विश्वव्यापी है और पृथ्वी के स्तर पर। तो पहला तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा। और जब हम इस पर बात करने जाते हैं तो हमको दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी कि क्यों हम इस समस्या पर बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, इतनी समस्याएं, इस पर बात क्यों करें हम। और अगर इस ओर सोचते हैं तो हमको ये बात समझ में आती है कि ये जो धरती है, इसके पास जो संसाधन है वो बहुत सीमित है, वो बहुत सीमित संसाधन है। और उसको लेकर अगर महात्मा गांधी जी का एक कोट अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने जिस तरह कहा था कि यह धरती जो है हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति का लालच पूरा नहीं कर सकती। इस कोटेशन के साथ अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो नीड और ग्रीड का अंतर है, आवश्यकताएं और लोभ का अंतर है, वो जलवायु परिवर्तन का आधार है। और अगर हम इसको और जाकर और देखने की कोशिश करें कि दुनिया के अंदर, दुनिया के विकास के बाद जब मानव एकदम जंगली अवस्था में था, वहाँ से चलते हुए जब आया है, और जब वो आज की तथाकथित विकास के क्रम में आया, या दूसरे तरह से कहिए कि उदारीकरण के दौर में जब आया, तो उसने नया औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है अपनाई, यानी कि दूसरे तरह से आप देखिए जो मॉडर्न डेवलपमेंट का मॉडल है, उसको जब से हमने लागू किया है, तो वो मॉडल इस समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा। इस रूप में इस समस्या को हम देखना शुरू कर सकते हैं। और हम अगर इसको, और क्योंकि मैं कभी भी जब बोलता हूँ तो मैं कभी लिख के पढ़ के मुझे बोलने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर मैं ये देखता हूँ कि कुछ तथ्यों के साथ उसको देखा जाए, तो हम ये देख रहे हैं कि 1992 का अगर आप उदाहरण उठाएंगे, जब दुनिया में पहला अर्थ समिट, भारत दुनिया का पहला अर्थ समिट हुआ, उस समय सीनियर जॉर्ज बुश ने एक स्टेटमेंट दिया, जब सारी दुनिया के देश से कह रहे थे कि इसको बदलने के लिए, इसको कम करने के लिए हमको अपनी जीवन पद्धति से समझौता करना चाहिए और उसको बदलना चाहिए। तो सीनियर जॉर्ज बुश ने कहा कि हम अपनी जीवन पद्धति से समझौता नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? ये बात समझने की। और वहाँ से जब वो ये बात कहते हैं, और इस बार जब मोदी जी
जाते हैं कॉप में और वहाँ से लौट के आते हैं तो वो नेट जीरो की बात करते हैं। तो वहाँ से लेके नेट जीरो तक का जो क्लाइमेट चेंज का राजनीतिक सफ़र है, उसके राजनीतिक मुद्दे का जो सफ़र है उसको भी समझने की जरूरत है। और दोनों बातें लगभग एक ही हैं। वहाँ अमेरिका कह रहा था कि हम अपनी जीवन पद्धति से समझौता नहीं करेंगे, और यहाँ जो टारगेट मिला है, जिसमें किसी को 50 मिला है, किसी को 60 मिला है, मोदी जी ने 70 लिया है, तो उसका मतलब अभी भी क्लाइमेट चेंज के प्रति गंभीरता नहीं है। हम आज के दिन ये कह रहे हैं कि जितना उत्सर्जन हम करेंगे उसको सब्सिडाइज कर देंगे 2070, यानी कि हम ये कहेंगे कि मैंने इतना कम उपयोग किया तो इतना कंट्रीब्यूट हो गया, लेकिन जो उत्सर्जन है उसको कम करने के बारे में हम नहीं सोचा, दुनिया उसके बारे में नहीं सोची। तो ये भी एक पॉलिटिकल जार्गन, नए पॉलिटिकल जार्गन के रूप में आने वाला है, इसको समझना। और अगर इस पूरी समस्या को समझना है, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, और उत्तराखंड के जंगल, उत्तराखंड के आंदोलन, इन तीनों के प्रति हम सब लोग बहुत भावुक हैं। और हम जब कोई बात सुनना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, वो हमको ज़्यादा प्रभावित है। पर इसलिए अगर हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम अगर इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ब्रिटिश कुमाऊं की मैं बात करता हूँ, वहाँ से बात शुरू करूँगा। ब्रिटिश कुमाऊं जो है, जब सिंगोली की संधि के बाद अंग्रेज़ों के साथ जो समझौता हुआ, और उसके बाद ब्रिटिश कुमाऊं का विलय, एक नई साम्राज्यवादी व्यवस्था का विलय, और उसमें उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, जो आज के हमारे उत्तराखंड के 9 जिले हैं वो उनके ब्रिटिश कुमाऊं के भाग थे, जिसमें चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, ये गढ़वाल जिले का भाग था। जो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, ये अल्मोड़ा जिले का भाग था, और नैनीताल, उधम सिंह नगर नैनीताल जिले का भाग था। ये कुल मिला के ब्रिटिश कुमाऊं नाम से जाना जाता है। और उन्होंने जो सबसे पहले ब्रिटिश कुमाऊं का गठन करने के बाद, मतलब अपने राज्य को चलाने के लिए पहला काम उन्होंने किया, एक 80 साला बंदोबस्त किया। और उस 80 साला बंदोबस्त में उन्होंने जो व्यवस्था लाई, ये कहा कि हम जंगलों का, ये गांव का सीमांकन कर रहे हैं, आपके गांव की सीमा क्या है, और गांव की सीमा को निर्धारित किया है। और गांव की सीमा को निर्धारित करने का मतलब है कि अब आपकी सीमाएं ये हैं, तो बाकी किसका है? बाकी हमारा, बाकी जंगल हमारा, बाकी सब कुछ हमारा। तो 1823 उत्तराखंड के लिए वो पहला लैंडमार्क है जो हमारे संसाधनों को जनता के हाथ से बाहर ले जाता है, यानी कि पॉलिसी और जो पॉलिसीज हैं, जो कानून है, उसके माध्यम से हमारे संसाधनों पर एकत्र करता है। 1823 उसके लिए पहला। फिर हम आगे जाके देखते हैं तो 1856 में वो वन विभाग बना, 1865 में जाके फॉरेस्ट एक्ट, पहला फॉरेस्ट एक्ट लेके आते हैं, जिसको 71 में फिर लाते हैं, फिर उसको बदलते हैं, एक प्रक्रिया चलती है। तो हम अगर देखते हैं तो जो शुरुआत अंग्रेजों ने करी थी, पॉलिसी और कानून के माध्यम से संसाधनों को नियंत्रित करना और अपने हाथों पर लेना, और जिसके खिलाफ 1908 में पहला थोड़ा सुगबुगाहट शुरू हुई कुमाऊं परिषद के माध्यम से, जिसमें अल्मोड़ा की सभा हुई, और उसके बाद वो सुगबुगाहट जब शुरू हुई तो फिर सरकार जो फॉरेस्ट का दूसरा एक सेटलमेंट लेके आई, तो उसके खिलाफ पूरे उत्तराखंड के जंगल जला। ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आप में से कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो लिखते हैं, उन्होंने उसके बारे में सुना होगा। और ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट के बाद फॉरेस्ट पंचायत का विलय हमने देखा। तो ये जो पूरा क्रम दिखता है हमको, हम अभी तक पहले ये मानते थे कि हमारे उत्तराखंड की तमाम समस्याओं की जड़ वो कानून है, वो नीति है जो हमारे संसाधनों पर, हमारे अधिकारों पर सीमित करता है, और इसलिए उत्तराखंड के तमाम आंदोलन उन पर फोकस है।
जल जंगल जमीन के अधिकारों को लेकर फोकस रहे, क्योंकि उसका इतिहास यहाँ से चला है और वो आज़ादी के बाद भी रहा, और जंगल हमारे आंदोलनों का हमेशा केंद्र रहा। और ये इस बात को अगर हम देखते हैं, क्योंकि जो आज की हमारी समस्या है उसको जब हम देखना चाहते हैं और देखते हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन को बहुत लोगों ने सरलीकृत किया है, वो सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं है, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है जो हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि 4 तरह की समस्याएं हमारे सामने आई हैं। पहला आया है जो पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ, चाहे वन संरक्षण कानून हो, चाहे वो आपका जो है जंगलों पर कानून हो, वन पंचायत का कानून हो, पानी को लेकर जो सरकार के कानून बने जिन्होंने, और खेती को लेकर जो कानून बनाए उन्होंने हमारे अधिकारों को सीमित किया। और एक समय तक हम सब उसी को मुख्य समस्या मानते हैं और हमको लगा कि यही सबसे बड़ी समस्या। और दूसरा, उसके बाद दूसरी जो समस्या निकल के आई वो है पर्यावरणीय क्षरण की जो समस्या निकल गई, जिसमें हमने बड़े डैम बनाए, सब खोदा, रास्ते बनाए, सब कुछ किया। उसके बाद हमको लगने लगा ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, शायद इसके कारण पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो गया, यही बड़ी समस्या है। लेकिन उसके बाद जब इसको देखते हैं, तीसरी एक चीज आई 1990 में, जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 चीज़ों ने उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया था। खेती से उनका पूरा गुजारा नहीं हो रहा था, पलायन की एक प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। वैश्वीकरण ने तीसरी जो समस्या आई, उसने नकद की ज़रूरत को बढ़ा दिया और हमारी जो बाजार आधारित जो आवश्यकताएं हैं उसको बढ़ा दिया। और उसके आते ही जो ये 2 समस्याओं से उत्तराखंड जितना पीड़ित था, एक कदम आगे चला। लेकिन ये तीनों समस्याओं के चलते हुए हम उससे पहले तक ये एनालाइज नहीं कर पा रहे थे कि इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकते हैं। और उसके बाद हमने एनालाइज करना शुरू किया कि क्या है, और धीरे धीरे बात समझ में आई कि एक कारक इसके साथ हमेशा चला आ रहा है, वो है जलवायु परिवर्तन। तो ये 3 चीजें हमेशा हमें दिखते रही, लेकिन परिवर्तन एक दिन धूप ज्यादा आ जाती है, हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। असल में इसको समझने की आवश्यकता है। मौसम और जलवायु परिवर्तन के फर्क को भी महसूस करना। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबे समय में जो गति है बदलने की चीजों की, उसको तेज कर रही है। जो पहले के मुकाबले अचानक आज तेज कर रही है, तो वो जलवायु परिवर्तन, वो कम से कम 40 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है। तो 100 साल पहले चीजें ऐसे घटी हुई थी, उसका पैटर्न ये था, और इस 100 साल बाद उसका पैटर्न ऐसे बदला है। तो अगर इतने लंबे अवधि में हम देखेंगे तो वो जलवायु परिवर्तन के इंडिकेशन है। और अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो निश्चित रूप से मौसम है। तो इस बात को बड़ी उसके साथ समझने की आवश्यकता है। अब जलवायु परिवर्तन क्या है, क्यों है, कैसे ग्रीन हाउसेज गैसेज हम लोग छोड़ रहे हैं, कितना बढ़ रहा है, कार्बन फुटप्रिंट कितना बढ़ रहा है, ये सब आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वो सारी प्रक्रियाओं को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है, भारत का कार्बन फुटप्रिंट क्या है। अब ये पूरी प्रक्रिया को जब हम देखते हैं तो कुछ तथ्यों को आपसे समझ रखना चाहूँगा। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि दुनिया के अंदर जो रिसोर्सेज है, सिर्फ 3% हमारे पास उत्तराखंड में, अपने पूरे देश में हमारे पास पानी है, उससे ज़्यादा पानी हमारे पास नहीं है। और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो अब हम हिमालय की तरफ जरा सोचना शुरू करें तो हिमालय क्यों हम लोग हिमालय को देख रहे हैं, हिमालय को देख के हम क्यों जलवायु परिवर्तन को समझते हैं? क्योंकि हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फैला हुआ उसकी बात नहीं करता। अकेले भारत में का जो हिमालय है वो भारत भूमि के लगभग 44% क्षेत्र को अपनी सर्विसेज देता है। वो सर्विसेज हैं पानी के रूप में, पूरा हाइड्रोलॉजी एक तरह की उसकी सर्विसेज देता है, हवाएं देता है, मानसून को बरसने का वो देता है,
हमको अलग तरह के जो है पूरा गंगा यमुना के मैदान देता है, उत्पादकता देता है और बायोडाइवर्सिटी देता है। और वो हमारी वनस्पतियों की बायोडाइवर्सिटी है, हमारी जो है जीव की है, जंतुओं की है और हमारी कल्चरल बायोडाइवर्सिटी, वो इतने तरह की चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, और अगर हम देखें कि ये इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी जो हमको दे रहा है वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है और धीरे धीरे समाप्त है, उस पर असर पड़ा। और असर कहाँ कहाँ पड़े, अगर हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर हमारे पास लगभग 1449 ग्लेशियर्स जो लगभग 4060 स्क्वायर किलोमीटर में फैले। और एक स्टडी में किसी की देख रहा था, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की है, और जिसने इन्होंने ये कहा है कि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये हमारे पिछली शताब्दी के मुकाबले इस शताब्दी में 10 गुना गति से पिघल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी की स्टडी। दूसरी एक और स्टडी है जो जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च में प्रकाशित हुई है, जो रेनफॉल के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, और वो ये कहती है कि पिछले शताब्दी से इस शताब्दी में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा है इन दोनों चीज़ों में। और ये पूरा स्टडी ये कहती है कि रेनफॉल में बहुत परिवर्तन नहीं आया, कुछ बड़ा तो है, वर्षा घटी नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ी है, लेकिन रेनफॉल का जो पैटर्न है और वो पूरी तरह से बदल। और अगर इस पैटर्न को बदलने की बात करें तो जो इरेटिक रेन है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा। और इसको अगर आप देखना चाहें तो इस बार की बारिश के साथ आप देख सकते हैं। अब पंजाब में अभी पिछले हफ्ते जितनी बारिश हुई है वहाँ के रिकॉर्ड के हिसाब से जुलाई में होने वाली टोटल मानसूनी बारिश का 70% 2 दिन में बरसा। तो ये इरेटिक रेन का एक तरह का संकेत है कि हमारी जो इरेटिक रेन है वो बढ़ रही है। ये भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा प्रभाव। और इसके प्रभाव से चाहे 2011 की आपदाएं हो, 13 की इतनी भयंकर आपदा हो, या फिर पिछली बार की हमारी जो है गोरी गंगा और इसमें जो पूरा हुआ है आपका विष्णुगढ़ और इन सारी परियोजनाओं में जो हुआ है, चाहे आप उधर देखिए, ये सब उसी पैटर्न का पार्ट है। इस पर मैं और बहुत पुराना आपको याद दिलाऊंगा, सन 80 में एक बादल फटा था, 82 में एक बादल फटा था कर्मी गांव में, अल्मोड़ा जिले के दूरस्थ करोटा कर्मी रोड से शायद 14 से 18 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस थी, वहाँ बादल फटा। और वो बादल फटने में उत्तराखंड के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने पर्चे बनाए और वो संस्कृति में उसके गीत आए, जन आंदोलन में उसके गिरदा के गीत में आज भी गाया जाता है, करनी बनी गाड़ चेता घर जाने बनी। क्यों? क्योंकि ये जो बादल फटने की प्रक्रियाएं थी वो आमतौर पर नहीं होती, उसमें लगभग 8 लोग मरे थे, और हम लोगों ने उसके खिलाफ पर्चे भी बांटे कि सरकार इसकी व्यवस्थाएं नहीं कर रही है, 4 घर कुछ उस पर बह गए थे। और अभी हम देख रहे हैं हर दूसरी छोटी घाटी में हर साल बादल फटता है और सैकड़ों लोग मरते हैं। तो ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है उत्तराखंड के, ये बादल फटने की जो फ्रिक्वेंसी है उसका बढ़ना, वो भी क्लाइमेट चेंज का एक प्रभाव है। अगर पानी को देखते हैं तो ये पूरी प्रक्रियाएं हमको दिखाई देती। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास बारिश का तो पूरा स्रोत है। उत्तराखंड में हम पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है, चाहे हमारे ग्लेशियर में वहाँ बर्फ गिरती है, चाहे बाकी हम पूरी तरह वर्षा पर है। और वर्षा हमारे पास जो 80% बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो अभी चल रहा है और जो विंटर में आता है दक्षिणी विक्षोभ, इन दोनों से हम मैक्सिमम बारिश लेते हैं, 80% से ज़्यादा बारिश इन दोनों से। और अगर ये बारिश इस तरह से हो जाए कि पूरे 90 दिन में होने वाली बारिश अगर 20 दिन में हो जाए तो वो बारिश हमारी धरती के अंदर नहीं जा पाएगी, हमारे जल स्रोतों के सूखने का बड़ा आधार बनेगा।
और इसको मदद किसने करी? इसको मदद करी है जो कह रहा था पॉलिसीज। आपकी पॉलिसीज ऐसी आई सरकार की कि हमने सारे जंगलों को चीड़ के जंगल में बदल और चीड़ के जंगलों में आग की गति बढ़ गई। एक बार बायोडाइवर्सिटी जहाँ हमारी खत्म होगी वहीं जमीन की जल संग्रहण की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि जो चौड़ी पत्ती का जंगल होता है और जिसमें 3 लेयर होते हैं, ऊपर बड़े पेड़ है, फिर बीच में झाड़ियाँ हैं, नीचे वनस्पतियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा जल संग्रहण करते हैं और चीड़ के पेड़ में सिर्फ 1 लेयर होती है। और इसलिए जो जमीन को, जो भूमि को जल पिलाने की बात है, हम अपनी धरती को जल नहीं पिलाते। इस समस्या के कारण हम यहाँ पहुंचे और वो क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है उसको बढ़ा, उसको कम, क्योंकि उसने हमारे प्राकृतिक स्रोतों को कम किया और प्राकृतिक स्रोतों को कम करते ही हमारी कृषि प्रभावित हुई। दूसरी तरफ वैश्वीकरण ने हमारी कृषि प्रभावित करी, तीसरी तरफ पर्यावरण के समस्याओं ने करी, चौथी तरफ पॉलिसीज ने। और इसका नेट प्रभाव ये रहा कि हम 2001 से 2021 के बीच में पहाड़ी जिलों से 30 लाख लोग घर छोड़ के चले गए। ये मेरा अध्ययन नहीं है, ये गढ़वाल विश्वविद्यालय का एक अध्ययन है जो उन्होंने पलायन में किया। और उन्हीं का एक दूसरा अध्ययन है जो ये कह रहा कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक गांव से एवरेज 2 से 4 परिवार, हर गांव से पूरे परिवार पलायन। तो ये जो परिस्थिति बन रही है कि हमने अपनी खेती छोड़ी, इतने 4 कारण थे उसमें, जलवायु परिवर्तन और खेती छोड़, क्योंकि हमारे जल स्रोत सूखे, हमने खेती छोड़ी, हमारा पशुपालन खत्म हुआ, तो पूरा का पूरा हिमालयन इकोसिस्टम जो है वो ब्रेक हो गया। और पूरा हिमालयन इकोसिस्टम के ब्रेक होते ही जो पर्यावरणीय संकट है और जलवायु संकट है वो आगे बढ़ने लगे और तेज बढ़े, क्योंकि जो धरती को जो पानी मिलना था वो कभी नहीं मिलता। जंगलों की आग बढ़ेगी, जंगल की आग बढ़ेगी तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक है। दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस इससे बढ़ेंगी, इथेन बढ़ेगी, दूसरी चीजें बढ़ेंगी। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम दुनिया में कुछ हो गया उसके कारण हो रहा है, जो हिमालयन इकोलॉजी और हिमालयन इकोसिस्टम था, जो भारत के 44% हिस्से को अपनी इको सर्विसेज दे रहा था, वो पूरी तरह से नहीं। और इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, कुछ और चीज़ों के साथ देख सकते हैं। और इसके साथ अगर हम देखते हैं कि इसमें अगर मैं सिर्फ खेती की बात करूँ, खेती का एक आंकड़ा मैं कहीं देख रहा था, एक स्टडी में देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि 2015-16, 16-17 और 17-18 3 सालों का मैंने उत्पादन का, मतलब कुल उत्पादन का और जो बुआई वाला क्षेत्र है, इन दोनों का आंकड़ा कंपेयर करने की कोशिश करी, एक साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल। तो अंतिम साल में मैंने देखा कि बुआई का क्षेत्र भी और उत्पादन भी दोनों में लगातार कमी है। और गढ़वाल मंडल में 17 से 18 में जो बुआई का क्षेत्र और इसका एवरेज दोनों कम है, वो -3.4% हमारा ये घटा, और कुमाऊं में -2.43%। और अगर गढ़वाल में देखते हैं तो 2 जिले ऐसे हैं जहाँ या तो बड़ा है या बराबर रहा है, एक है देहरादून और एक है उधमपुर। और कुमाऊं में जहाँ सिर्फ बड़ा है वो एक जिला है, वो है उधमसिंह। और अगर इसी डेटा को मैंने जब देखा पहाड़ और मैदान के तौर पे, तो पहाड़ों में जो डिक्रीज है वो 5.58%, यानी कि हमारा कृषि का बुआई क्षेत्र, होने वाला क्षेत्र और उत्पादन एवरेज एक साल में 5.58% कम, छोटा कम आंकड़ा नहीं, एक साल का 17 से 18 में जो बदलाव, और मैदानी क्षेत्रों में वो जो बड़ा है वो 0.1%, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहा।
और पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ। और दूसरा, इस पूरी प्रक्रिया का एक और असर देखा, पूरा डेमोग्राफिक चेंज देखना होता है। और ये डेमोग्राफिक चेंज को आप में से बहुत सारे लोग भी देखते हैं, वो सिर्फ यहाँ तक देखते हैं कि, और इसकी चर्चा करते हैं कि पहाड़ों में विधानसभा की सीटें कम हुई। इससे पहली बार हुई, तो सीटें खत्म करी गई, और अब आने वाले उसमें 2 सीटें फिर खत्म होनी है, उनमें से गढ़वाल से कहाँ से, और वो सब कहाँ से हुई, तराई में। ये सिर्फ मोटे अंदाज से आप इतने से समझ सकते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज है। पहाड़ों में जो वसासत है और पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, वो पहाड़ों से निकल रहे हैं। हालांकि एक छोटा इंडिकेटर और है कि पिछले 2011 की जनगणना में पौड़ी और अल्मोड़ा की जनसंख्या माइनस में थी, वो भी एक इंडिकेटर है। और अगर ये देख लें कि डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तो एक डेटा मैंने आपको कहा कि 30 लाख लोग पहाड़ों से बाहर गए। दूसरा डेटा हमारे पास है कि 2 से 4 परिवार प्रति वर्ष कम हो रहे हैं, एवरेज। तीसरा है कि हमारी जो कृषि क्षेत्र है, 2001 से 10 के बीच में 7% के आसपास टोटल कृषि क्षेत्र हमारा घटा है। बुआई का क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का मतलब जो हमारा बुआई का क्षेत्र, जिससे पहले हम कृषि कर रहे थे, अब हम 7% क्षेत्र ऐसा था जिसको हमने कृषि करना पूरी तरह बंद कर दिया। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को हमको दिखाते हैं। और जबकि हमारे पास 64.71% फॉरेस्ट विभाग की जमीन, मैं उसको जंगल इसलिए नहीं कहता क्योंकि उनकी भूमि जंगल नहीं है, और इसके कारण नई तरह की समस्या खड़ी हुई है मेरे पहाड़ में। ये पूरी जलवायु परिवर्तन का मैन और एनिमल, इसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। आप देखिए, साल में आप खबरें पढ़ेंगे, हाथी से मरने वालों की संख्या कम होती है, बाघ ने खा दिया इसकी संख्या ज़्यादा होती है। और हर साल आप देखेंगे कि जंगली जानवर महिलाओं और बच्चों पर बहुत हमला करते हैं। ये भी एक जलवायु परिवर्तन का संकट के कारण हुआ है, क्योंकि जो जंगल उनके घर थे वो उनके लिए रहने लायक नहीं रहे, वहाँ पानी नहीं रहा, वहाँ झाड़ियाँ नहीं रही, वहाँ छोटे जानवर नहीं रहे, जंगली आग और तमाम चीज़ों के कारण। तो गांव के आसपास में जो हमने गांव छोड़ा, हमारी जो झाड़ियाँ बनी हैं वो उनके नए सड़क स्थल बनी, तो उसके कारण ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो था पहाड़ में, इतना बड़ा नहीं, इतने बड़े रूप में वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। वो जो कॉन्फ्लिक्ट नया आया है, तो इस रूप में वो कॉन्फ्लिक्ट हमारा सामने निकल गया। और बाकी इसमें जो बाकी चीज़ें के लिए भी हम लोग बीच में कुछ अध्ययन कर रहे थे। एक अध्ययन हमने पिछले दिनों उत्तराखंड में जो परंपरागत अनाज है उसको लेकर कुछ अध्ययन करने की कोशिश करें। तो हम उस अध्ययन के दौरान हमने देखा हमारे भोजन में ही परंपरागत अनाज पूरी तरह समाप्त हो, उसकी बुआई का क्षेत्र कम है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, और इसके साथ साथ पूरा पहाड़ है। अल्मोड़ा के अंदर कई साल पहले मैंने देखा कि जब 32 डिग्री टेम्परेचर गया तो पूरा हमला हुआ कि इतने साल का रिकॉर्ड किया। यहाँ पे टेम्परेचर 32 साल, अभी 34 भी चल रहा है। और ये एक अल्मोड़ा शहर की बात नहीं है, उत्तराखंड के हर टाउन की हर जगह की ये बात है कि हमने हर जगह हमारा तापमान बढ़ा, बारिश जो है उसके तौर तरीके बदल गए, खेती पूरी तरह से बदल गई, जीवन उसने प्रभावित किया है, उससे हमको पलायन के लिए मजबूर है। ये सारी परिस्थितियाँ धीरे धीरे बन रही हैं। और पलायन की बात तो मैंने आपको बताई है। लेकिन सर मतलब आप कंटिन्यू रखना, मतलब बीच में ही बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि इसको हम जो तथाकथित विकास हो रहा है, जो अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप, मतलब अन एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लेकर के ये कितना इम्पैक्ट इसका इस पर पड़ रहा है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस पर, इम्बैलेंस पर, हाँ, उस पर मतलब ये डेफिनेटली, क्योंकि जो हमारे विकास है, हम आज के दिन जिस विकास की दौड़ में हैं,
वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, वो बाजार के अनुरूप है, वो मुनाफे के अनुरूप है, और वो किसी स्थानीय इकोलॉजी, स्थानीय इकोसिस्टम को जिंदा रखने के सवाल पे नहीं है। हालांकि अब गांधी जी के बहुत समर्थक नहीं रहे, लेकिन गांधी जी का एक अच्छा कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज, जो एक आत्मनिर्भर छोटे समाज की कल्पना करता है, जिसके विकास में वो हिंदू स्वराज की कल्पना करता है। तो जो स्थानीय संसाधनों से स्थानीय जरूरतों को पूरा करना और आवश्यकता अनुसार बाहर से लाना और बाजार की बाहर से आने की आवश्यकता है, वो एक सभ्य समाज के लिए, एक सही समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन आज के दिन यह है कि हम हर चीज़ को एक व्यापक धरातल पे देखना चाहते हैं और निजी पूंजी के विकास के लिए और ग्रोथ रेट के लिए काम करना चाहते हैं। और ग्रोथ रेट के लिए जब हम काम करते हैं, हमारी सारी अर्थव्यवस्थाएं ग्रोथ रेट के लिए काम करती हैं। और जब ग्रोथ रेट के लिए काम करते हैं तो लोगों की आवश्यकताएं हो या ना हो, टैक्स कलेक्शन कहाँ से होगा, हमको बड़ा परियोजना कैसे बनाई जाएगी। हमें उत्तराखंड के अंदर सैकड़ों जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की जरूरत पड़ती है। किसके लिए पड़ती है? क्या हम छोटे छोटे जो घराट से थोड़ा बड़े घराट बना के हम बिजली को एकत्र नहीं कर सकते? क्या हम जो हवा है, विंड एनर्जी से हम इस तरह के बिजली को पैदा करके नहीं डाल सकते आपके ग्रिड में? क्या हम सोलर एनर्जी को ग्रिड में नहीं डाल सकते? लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि बड़े मुनाफे में, बड़ी परियोजना में बड़ा मुनाफा और बड़ा कमीशन इस विकास का दुर्भाग्य है, और उसके लिए होगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि टेहरी डैम बनेगा, दूसरा डैम बनेगा, सिंधुगढ़ में डैम बनेगा। ये डैम क्यों बनेंगे इतने बड़े? हमने कभी इसकी कल्पना ही नहीं करी कि जितना एक डैम बनाने के बाद जितनी स्पेसीज हमने लोकल की समाप्त कर दी, जितना हमने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट इन सारी परियोजनाओं की सरकार ने बंद की, लेकिन उसमें इन्वायरमेंटल लॉस तो कभी कैलकुलेट ही नहीं होती। उसमें कितनी स्पीसीज गई, वो चाहे मछलियों की हो या वहाँ पे जो छोटे जानवर हैं उनकी हो, जलचरों की हो, खेती की हो, या फिर हमारे जो है जितने तरह के वहाँ अनाज थे, जितने तरह की तमाम चीज़ें थी, उनका कैलकुलेशन है ही नहीं। वो इन्वायरमेंट को कितना दे रहे थे, कितनी हवा दे रहे थे, कितना क्या दे रहे थे, उसका कैलकुलेशन नहीं है। इसलिए ये जो प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है, वो उसमें ही निहित है कि वो जलवायु परिवर्तन की समस्या को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। चाहे आप इस बात को कहते रहिए, चाहे सरकार इस बात को कहते रहे, या जो पैसे वाले दुनिया के घराने हैं या बड़े राष्ट्र हैं वो कहते रहे कि हम कार्बन क्रेडिट का आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आप बचा लीजिए, हम पैसे दे देंगे। तो ऐसे थोड़ी दुनिया चलती है। दुनिया की समस्या है कि दुनिया के वायुमंडल में आपने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, आपने इतने ग्रीन हाउसेज छोड़ दिए, आप हमको पैसा देके उसको कम तो नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारा विकास का अधिकार है, आपका है तो हमारा भी है। आप अगर 100 कुछ मेट्रिक टन या टन प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खर्च कर रहे हैं, मतलब आपका कार्बन फुटप्रिंट है, तो हम तो 5 से नीचे हैं, आप तो सैकड़ों में, तो वो फर्क भी है। तो उस फर्क को भी कम करना है, क्योंकि विकास हर व्यक्ति, नेपाल के व्यक्ति के भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उत्तराखंड के व्यक्ति को भी आगे बढ़ने की जरूरत है, और आपको भी आगे बढ़ना है। तो उसमें एक सामंजस्य दुनिया के अंदर लाना ही पड़ेगा, वो जीवन पद्धति को बदलना ही पड़ेगा। और इसका बोझा सिर्फ जो निर्धन, गरीब, छोटे किसान हैं उनके सर देना पॉलिटिकली गलत है। इसका बोझा उसको देना चाहिए जिसने इसको बिगाड़ा है, पूंजी ने बिगाड़ा है, इस विकास ने बिगाड़ा है, बड़ी परियोजनाओं ने बिगाड़ा है, बड़े राष्ट्रों ने बिगाड़ा है। इनकी जिम्मेदारी उनके सर जानी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल सवाल है, सामाजिक सवाल भी है, दुनिया के अस्तित्व का सवाल भी है, और राजनीतिक सवाल भी है। तो इसको हम इस रूप में, जैसे ऑल वेदर रोड्स बन रहे हैं, अंडरग्राउंड टनल्स बन रही हैं, जो रेल परियोजना है 75 साल बाद अब शुरू किया है। अभी हम लोगों ने, अभी हाल में हम लोगों ने जोशीमठ देखा। जोशीमठ में एलएनटी कंपनी ने क्यों उस काम को छोड़ा?
क्या उसकी रिपोर्ट में बाहर आई? L&T कंपनी ने जब वो टनल बनानी थी उसने ठेका क्यों छोड़ा और उसने क्या कहा? क्या ये रिपोर्ट हमारे सामने आई? हमारे सामने रिपोर्ट तो आई नहीं। क्यों नहीं आया? क्यों उसने छोड़ा? क्योंकि जो ग्लेशियर मोरेन में पूरा बसा हुआ हमारा जोशीमठ है, ग्लेशियर मोरेन एक स्थायी पहाड़ नहीं है, पक्का पहाड़ नहीं है। वो ग्लेशियर की मिट्टी से धंस के बना हुआ एक जगह है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। उसी तरह पूरे पहाड़ की कैरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि पहाड़ हिमालय एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है और एक नया पहाड़ है, शैशव काल का पहाड़। उसके साथ हम कितना छेड़छाड़ कर सकते हैं ये हमको देखना ही पड़ेगा। तो हमने इसका कभी आकलन नहीं किया कि पहाड़ों के साथ कितनी छेड़छाड़ हो सकती है। आप कभी 9000 फीट के ऊपर जाइए पहाड़ों में, किसी भी जगह 9000 10,000 फीट से ऊपर जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ जिस तरह तहस नहस करती है प्रकृति हर साल, जिस तरह से यहाँ से वहाँ जाती है, जिस तरह वहाँ भूस्खलन होते हैं, क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वो सबसे शैशव है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा है, उसकी प्रकृति वही है। वही प्रकृति हमारे उससे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे आती है तो वही है पहाड़। तो उसको जरा स्थायी पहाड़ तो बनने दो भाई, उसको 200-400 साल 1000 साल और जीने दो, तब वो जब मजबूत हो जाएगा तो आपको विकास का रास्ता देगा। जिसको आप विकास कह रहे हैं उसका रास्ता देगा। तो आज उसके लिए तैयार की बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये जो किया जा रहा है, जैसे जोशीमठ के साथ, फिर वहाँ 4 लाइन रोड बना दी। अब उस क्या था कि पहले तो जो आपने टनल बनाई, जो आपके एक्वाफर थे, उन एक्वाफरों से प्रेशर पड़ा और उनके रास्ते बंद हुए और वो पानी निकल के ऊपर आ गया, घरों पर फूल गया और उससे एक तरह के धसाव की परिस्थिति बनी। और ये सिर्फ जोशीमठ की कहानी नहीं है, चाइगांव की है। चाइगांव आपने विस्फोट के नीचे वहाँ दरारें पड़ गई। और ऐसा जब आप पूरे रेलवे का ट्रैक बना रहे हैं, जब आप बड़ी परियोजनाएं बना रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों ने मांग करी थी आपसे, कहा था कि आप हमको जल विद्युत परियोजनाएं दीजिए, रन ऑफ द रिवर स्कीम दीजिए। लेकिन रन ऑफ द रिवर स्कीम का मतलब ये थोड़ी है कि आप पहाड़ को खोद के टनल के अंदर डाल दीजिए और जंगल का जीवन 20 किलोमीटर समाप्त कर दीजिए। ये किसी का जीवन समाप्त करने के लिए रन ऑफ द रिवर नहीं कहा। लेकिन सर इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि किसी प्रदेश का जो विकास है वो ग्लोबली प्रॉफिट मापा जाता है और जो असेसमेंट है लॉस का वो ग्राम स्तर पर होता है। तो जो चीज़ कम होगी तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता और ग्लोबली विकास होता रहता है, जिसके हम मतलब बता देते हैं कि फर्क। तो एक आम आदमी की, एक ग्राम स्तर के व्यक्ति की, एक वहाँ के रहने वाले निवासी की भूमिका क्या होनी चाहिए, चाहे हम सरकारों से लड़ें? देखिए, इस बात को ऐसे देखना है कि ये जो देखिए जो पूरी अर्थ है, पूरी कायनात है, वो पूरी एक है, लेकिन उसके अंदर कई इकोसिस्टम्स हैं और उन इकोसिस्टम्स के अंदर भी कई माइक्रो इकोसिस्टम। हमारे गांव का अपना एक इकोसिस्टम है, हमारी घाटी का एक इकोसिस्टम है, उसके ऊपर से फिर एक उससे बड़ा इकोसिस्टम्स है, फिर कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में दूसरे तरह के अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, घाटियों के दूसरे तरह के हैं, फिर उससे जाके पूरा हिमालयन इकोसिस्टम है। हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर ही सैकड़ों हजारों इकोसिस्टम है, माइक्रो से लेके हिमालय तक। और अगर आपको दुनिया को बचाना है तो ग्लोबलाइजेशन की नज़र से जैसे आप देखते हैं कि दुनिया में हम कुछ भी कर लें। हम यहाँ का केरल में हम अगर कोको कोला की फैक्ट्री पानी का नुकसान कर रही है, किसी और राज्य में पेड़ लगा दो। अगर कहीं उड़ीसा में हो रहा है, कहीं और लगा दो, टेहरी डैम के पेड़ आप राजस्थान लगा लो। आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हम एक जगह दूसरी जगह करेंगे? दुनिया तो एक ही है।